प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं? व्हाट आर द सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री? प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 साहित्यिक स्रोत, नंबर 2 पुरातात्विक स्रोत, नंबर 3 विदेशियों के लेख अथवा विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, भारत में आए प्रमुख विदेशी यात्री। इन्हीं स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास के प्राचीन काल की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जो हमें साहित्यिक स्रोत प्राप्त होते हैं उनको मोटे रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है, और वह है धार्मिक साहित्य या धार्मिक स्रोत, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवन चरित्र और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, और वो है हिंदू धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ है वो अपने आप में महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के लिए, और जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 वेद। वेद जो है जो महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जो 4 होते हैं मित्रों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट आपका आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कालांतर में इन चारों वेदों के ऊपर जो टीकाएं लिखी गई, जिनको ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, उनमें यज्ञों, कर्मकांडों तथा राजाओं और ऋषियों की गाथाएं आदि का वर्णन है। प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण होते हैं, जैसे ऋग्वेद का ऐत्रेय एवं आसत्यकी, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण एवं अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण होता है। नेक्स्ट आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अंत में जो अध्याय आते हैं उन्हें आरण्यक कहते हैं, जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट उपनिषद। मित्रों, उपनिषद 108 होते हैं जो महत्वपूर्ण माने गए हैं। नेक्स्ट वेदांग। वेदांग वेदों की भाषा को सरल करने के लिए ये ग्रंथ लिखे गए। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद और ज्योतिष। नेक्स्ट सूत्र साहित्य। इनकी संख्या 3 है। कल्प सूत्र, धर्म सूत्र और गृह सूत्र। नेक्स्ट महाकाव्य, रामायण और महाभारत। मित्रों, रामायण और महाभारत के बारे में तो आपको पता ही है। रामायण में रामचंद्र जी के बारे में, उनके 14 वर्ष के वनवास के बारे में, राजा दशरथ के बारे में और रामचंद्र जी के भाइयों के बारे में, उनकी माताओं के बारे में, और यहाँ तक कि वहाँ के तत्कालीन समय के बारे में जानकारी मिलती है। लव कुश के बारे में मिलता है, और वहाँ के जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति तत्कालीन है उनके बारे में जानकारी मिलती है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। इसी तरह महाभारत जो है, महाभारत भी महत्वपूर्ण है। इसमें पांडवों और कौरवों के युद्धों का वर्णन किया गया है। इस युद्ध में से भी हमें उस समय की तत्कालीन स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है पुराण। पुराण भी महत्वपूर्ण है, जो पुराण 18 हैं, जिनमें मुख्य हैं वायु पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण। नेक्स्ट आपका आता है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ जो है वो भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, और ऐतिहासिक दृष्टि से स्मृतियाँ भी महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। इनमें मनुष्य के संपूर्ण जीवन के विविध कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिनसे उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब नंबर 2 आता है बौद्ध धर्म ग्रंथ। मित्रों, बौद्ध धर्म ग्रंथ जो होते पाली भाषा में लिखे गए, और इन्हें त्रिपिटक भी कहते हैं। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 होते हैं। और इसके बाद आते हैं जैन धर्म ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथ भी मित्रों महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और जो जैन धर्म ग्रंथ हैं, जो परिशिष्ट परमन, इसकी रचना हेमचंद्र द्वारा की गई, जिसे जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 2 है भद्रभाव चरित्र। इसकी रचना प्रसिद्ध जैन विद्वान भद्रभाव द्वारा की गई, और इस ग्रंथ से तत्कालीन राजाओं, उनके प्रशासन एवं उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक दशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ वह ग्रंथ होते हैं जो इतिहास के लिए लिखे गए, और इन ग्रंथों में सबसे पहले आते हैं कल्लण की राजतरंगिणी। उसने कश्मीर के प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक के राजाओं का इतिहास लिखा है, जिससे उनके राजाओं के बारे में पता लगता है, उनकी वंशावली के बारे में पता लगता है, और ये उससे तत्कालीन समय की जानकारी मिलती है। दूसरा इसी में ही ऐतिहासिक ग्रंथ में आता है बाण भट्ट द्वारा रचित
हर्षचरित्र, इसके माध्यम से हर्षवर्धन के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। सोमेश्वर द्वारा रचित रसमाल, ये भी अपना आप में ऐतिहासिक ग्रंथ है जो महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट आता है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें आपकी मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित है। नेक्स्ट आता है मालविक अग्निमित्र, ये कालिदास द्वारा रचित है। और नेक्स्ट आता है आपका जीवन चरित्र, जैसे आपका हर्षवर्धन का जीवन चरित्र, ये आपके बाण भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र से पता लगता है। और इसी प्रकार से आपके रामचरित्र से बंगाल के शासक रामपाल के बारे में जानकारी मिलती है। अब आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। इस श्रेणी के ग्रंथों में सबसे पहले आते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, नेक्स्ट पाणिनि का व्याकरण, नेक्स्ट मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की, और हर्षवर्धन की स्वयं की जो कृतियाँ हैं रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, इनसे भी उस समय की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हमें होती है। ये ग्रंथ अपने आप में महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है पुरातात्विक सामग्री या पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, अगर प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के अगर कोई स्रोत हैं तो वो पुरातात्विक स्रोत हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था प्राचीन काल में लेखन कार्य साधनों के अभाव में नहीं हो पाता था, इसलिए जो उत्खनन में जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई वो स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण प्राचीन के लिए काम में आई हैं। और ये स्रोत जो है पुरातात्विक स्रोत, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। और ये स्रोत निम्न प्रकार से हैं, जैसे सबसे पहले आता है उत्कीर्ण लेख, यानी जो उत्कीर्ण लेख होते हैं ये लेख शिलाओं पर उत्कीर्ण करवा दिए जाते थे। राजा द्वारा जो भी जनता के लिए या जो भी राज प्रशासन के लिए जो भी नियम होते थे या जो भी कानून होते थे वो उस शिलालेख पर उत्कीर्ण करवा दिए जाते थे, इसलिए इन्हें उत्कीर्ण लेख की श्रेणी में माना जाता है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नंबर 2 सिक्के आते हैं आपके, जो सिक्के हैं जो भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सिक्कों पर जैसे सोना, चांदी, तांबा, पित्तल के सिक्के होते थे जो प्राचीन कालीन भारत के इतिहास की जानकारी देने में महत्वपूर्ण हैं। इन सिक्कों पर राजाओं के नाम, उनकी मूर्तियां, तिथियां और कुछ देवी देवताओं के नाम एवं पशु के चित्र अंकित होते थे। इन सिक्कों से भी तत्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है स्मारक और खंडर। स्मारक और खंडर जैसे हड़प्पा के खंडर, मोहनजोदड़ो के खंडर, इनसे प्राचीन काल ईस्वी में स्मारक तथा खंडरों से भी इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के अवशेषों से पता चलता है कि आर्यों से पहले लगभग 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। इसी प्रकार से पाटलिपुत्र के खंडरों से, पाटलिपुत्र के जो खंडर थे उनसे हमें मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसी प्रकार जो आपके तक्षशिला है, तक्षशिला के खंडरों से हमें कुषाण वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी, वो भी महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। और नेक्स्ट आता है मृदभांड। मृदभांड भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो मिट्टी के बर्तनों से भी हमें तत्कालीन समय की जानकारी प्राप्त होती है। अब आता है भारत में विदेशियों यात्री या विदेशी लेख या विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। भारत में आए प्रमुख विदेशी यात्री, विदेशियों के लेखों एवं उनके यात्राओं के विवरण के ग्रंथों से भी प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इनमें निम्नलिखित विदेशी यात्रियों का विवरण लिया गया है। और सबसे पहले यूनानी लेखक आते हैं। जो यूनानी लेखक जो हैं, इसमें यूनानी लेखक में है, इसमें हेरोडोटस का नाम लिया जाता है, जो भारत के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसने हिस्टोरी का नामक ग्रंथ लिखा और इस लेखन कार्य सबसे पहले इन्होंने ही प्रारंभ किया। और इससे सिकंदर में जो भारत में आया, सिकंदर के आक्रमण के, भारत में आक्रमण के समय की जानकारी भी प्राप्त होती है। इसके अलावा हेरोडोटस और महत्वपूर्ण है ये हेरोडोटस। फिर उसके बाद आपके मेगस्थनीज आया, मेगस्थनीज इंडी का, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। और प्राचीन भारत में आए प्रमुख चीनी यात्री, चीनी यूनानियों लेखकों की भांति चीनी यात्रियों के वर्णन से भी भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार के बाद बहुत से चीनी बौद्ध धर्म का अध्ययन करने अथवा बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के लिए भारत आते रहे। ऐसे विद्वानों में सुमाचिन, फाइयान, इत्सिंग, इनके नाम महत्वपूर्ण हैं। और दूसरे जो है महत्वपूर्ण शासन जो चीनी यात्री आए उसमें ह्वेनसांग आए, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए, वो भी महत्वपूर्ण हैं। तिब्बती यात्री,
तिब्बती लेखक भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन तिब्बती लेखकों में सबसे पहले लांबा तारानाथ का नाम आता है, जिसने 2 ग्रंथ लिखे, कंग्यूर और तंग्यूर। उन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब आता है मुसलमानों के लेख। भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री मुसलमानों के बारे में भी बताया गया है। अल मसूदी, निकोल कांटी, इब्न बतूता आदि के बारे में बताया गया है। मुसलमानों के लेखों से भी भारत की 11वीं तथा 12वीं शताब्दी के राजनीतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे लेखकों में सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी के महत्वपूर्ण लेख हैं, और फरिश्ता, निजामुद्दीन, इब्न बतूता आदि के लेख महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये इनसे भी हमें उस समय की जानकारी, तत्कालीन समय की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की है कि हम इन साधनों का स्वतंत्र एवं तुलनात्मक अध्ययन करें, ताकि हमें प्राचीन भारत का सही इतिहास ज्ञात हो सके। मित्रों, आज आपने जाना प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं। उन स्रोतों पे अपने पूरी विस्तार से चर्चा की। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।